जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ शील एकेडमी पे। 25 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स में यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। मतलब आप चाहे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, आप इनको पढ़ सकते हैं। आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, आप यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हो, आप कोई भी एसएससी रेलवे अथवा कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित होगी। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आप इनके नोट्स बनाइए, उनका पढ़े, रिवीजन करिए, जिससे आपके करंट अफेयर्स में स्ट्रेंथ बने और आने वाले समय में आपसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। साथ ही साथ मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको 3 MCQ कराता हूँ, पर टॉपिक 3 MCQ कराता हूँ। और ये जो MCQ रहते हैं ये भी क्या होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं और ये नए परीक्षा पैटर्न के बेस पे होते हैं। तो आप इनको भी आप सॉल्व करिए, रिविजन करिए और स्ट्रेंथ मजबूत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल डायबिटीज समिट 2026। देखिए अभी भी क्या है कि ग्लोबल डायबिटीज समिट हुई है। कहाँ पर हुई है? जोधपुर राजस्थान में होगी, मतलब अभी होगी, ऑर्गेनाइज होगी 31 जुलाई को 1 अगस्त के बीच में ये समिट जोधपुर में होगी। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज, कौन सी? इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज जो है ये समिट कहाँ पर होगी? ये जोधपुर में होगी, जोधपुर राजस्थान में होगी। अच्छा, ये इंडिया में हो रही है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर टाइप 1 डायबिटीज, मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी टाइप 1 डायबिटीज है इसके लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई जाएंगी, रिसर्च वगैरह को और डीप किया जाएगा, जिससे ये सब बीमारियों में क्या हो जाए, आदमी को मतलब राहत मिल सके, बीमारियों में कमी आ सके, जो इनके कारक है उनमें कमी लाई जा सके, जिन लोगों की बीमारियां हैं उनको सहूलियत मिल सके, दवाएं सस्ती हो सके और रिसर्च और अच्छे हो सके, इसलिए ऐसा ये हो रहा है। फोकस किस पे? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहर्स। मतलब ये ऐसा होता है, क्या है कि जो बीटा सेल्स होते हैं इनसे इंसुलिन रिलीज होता है। पैंक्रियाज में जो हमारे दो सेल्स होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है। और बीटा सेल क्या करता है कि इंसुलिन रिलीज करता है, तो उसी की कमी से क्या हो जाता है, वो टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। तो इसी पे ये काम करेगा ना, ये ध्यान रखिएगा। फर्दर ग्लोबल डायबिटीज समिट 2026 शेड्यूल टू बी हेल्ड कहां पर होगी? जोधपुर में। वैश्विक मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। Consider the following statement regarding type 1 diabetes. It is caused by dysfunction of alpha cell in diabetic। गलत जवाब। मैंने आपको क्या बताया कि ये अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं की खराबी से होता है, तो गलत हो गया। अल्फा सेल मैंने आपको बताया नहीं, बीटा सेल से होता है। टाइप 1 डायबिटीज बॉडी स्पेशल डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, ये बात सही है कि टाइप 1 डायबिटीज से क्या होता है, इंसुलिन की भारी कमी हो जाती है। क्या वो दूसरा सही हो गया? पेशेंट भी टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर एक्सटर्नल इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। टाइप 1 मधुमेह रोगियों को बाहरी इंसुलिन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि अग्नाशय से बीटा कोशिकाएं आइसो इंसुलिन जो है क्षति का इंसुलिन स्राव बंद करते हो, इंसुलिन निकलता नहीं है, मतलब जो बीटा सेल से इंसुलिन नहीं निकाल रहा है, इसलिए इंसुलिन जरूरत पड़ेगी। इसलिए ए सही, बी सही है, उसका क्या है एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कुसा। डीआरडीओ ने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, प्रोजेक्ट कुसा, जिसके तहत क्या था कि मिसाइल्स बनानी चाहिए। क्या बनाना था? मिसाइल बनानी थी। तो इसी के अंतर्गत डीआरडीओ ने एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्या किया? डेवलप किया है। डेवलप किसने किया? डीआरडीओ, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने क्या किया? इस सिस्टम को क्या किया है? डेवलप किया है। किसको? प्रोजेक्ट कुसा को। सक्सेसफुल टेस्टेड एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। कहां पर हुआ है ये टेस्ट? कहां पर हुआ है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में क्या हुआ है? ये टेस्ट क्या हुआ है? सक्सेसफुली हुआ है। किस, कहां पर हुआ है? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी पर सफलतापूर्वक इस टेस्ट को किया गया है। अच्छा, ये जो मिसाइल टेस्ट की गई है क्या है? ये लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है। क्या है? लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है, जिसको डिजाइन किया गया था। किसके डिजाइन किया गया था? दुश्मनों के रडार के लिए, बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने के लिए। सब मान लीजिए दुश्मन का ड्रोन यहाँ से छूटा तो इसको ये क्या कर देगा? जाके बेअसर कर देगा। इसलिए दुश्मनों के विमान, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने के लिए ये लंबी दूरी की रक्षा प्रणाली है। क्या? लॉन्ग डिस्टेंस की रक्षा प्रणाली है, ये याद रखिएगा। प्रोजेक्ट कुशा रिसर्च सिंधु डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? डीआरडीओ। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ। कंसीडर फर्स्ट रिगार्डिंग कुशा मिसाइल। इट इज एन एयर टू एयर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम, सही बात है। ये हवा से हवा मार करने वाली लंबी दूरी की इंटरसेप्टर प्रणाली है, सही बात है। टेस्ट अंडर दिस प्रोजेक्ट वेयर कंडक्टेड एट एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, हाँ सही बात है। इस परियोजना के तहत परीक्षण डाटा एपीजे अब्दुल कलाम पर किए गए, सही है। तो ए सही। पहला क्या गलत कैसे हो गया? एयर टू नहीं, सरफेस टू एयर, गलत हो गया ना। ये छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगी। देखिए एयर टू एयर लिखा, मैंने आज देखा नहीं, सरफेस टू एयर है ना। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये हवा से हवा है, तो पहला गलत है आपका। सर आपका सही अब जितने हुआ। प्रोजेक्ट कुशा सिग्निफिकेंटली bolstered India multi-layered air defense system
बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट पूसा भारत के बहुस्तरीय वायुरक्षा कवच को महत्वपूर्ण रूप से मजबूती प्रदान करेगा। बिल्कुल सही बात है, मजबूती प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इट प्रोवाइड एल्टीट्यूड लॉन्ग डिस्टेंस सरफेस टू एयर मिसाइल इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी, क्योंकि हवाई खतरों के खिलाफ लंबी दूरी की सतह से हवा में वार करने की क्षमता है, इसलिए तो शील्ड प्रोवाइड करेगा। विश्वनाथ आनंद एंड फिडे इंटरमीडिएट। देखिए अभी अभी क्या है कि विश्वनाथ आनंद जी को क्या कर दिया गया, फिडे का अंतरिम अध्यक्ष क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया है। मतलब कि फिडे का अंतरिम अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है, विश्वनाथ आनंद जी को नियुक्त किया गया। अगर विश्वनाथ आनंद जी की बात करें तो फर्स्ट 5 टाइम ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके, मतलब ये 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन है, पहली बात। और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पहले जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, तो इसके पहले क्या थे, रेसिपिएंट थे। और ये मेजर ध्यानचंद के भी, मतलब इसका नाम ध्यानचंद हो गया है। और पहले जो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसके क्या थे, विजेता थे, पहले रेसिपिएंट थे। फाउंडेड ऑन 20 जुलाई, अभी देखिए हमने आपको पढ़ाया है कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया 20 जुलाई को। तो क्यों हुआ, तो क्योंकि फिडे की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 20 जुलाई 1924 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, लुसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ पर, लुसाने स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहाँ पर है, लुसाने में। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विश्वनाथ आनंद, ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बात बिल्कुल सही है, वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे, सही बात है। ही वॉन द वेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 5 टाइम, बात बिल्कुल सही है, उन्होंने 5 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी दोनों सही है। वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 20 जुलाई, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, बात बिल्कुल सही है, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, सही है, बिल्कुल सही है। देखिए ए सही, बी से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी अनवेल्ड इन स्कोपजे, ठीक है, स्कोपजे सर बहुत ही फेमस, का नाम सुना होगा। जो मदर टेरेसा जी थी, जो अपने सेवा भाव के लिए बहुत फेमस थी मदर टेरेसा जी, तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, यही स्कोपजे में ही हुआ था। तो मदर टेरेसा जी का जहाँ जन्म हुआ था वहीं पर महात्मा गांधी की एक स्टैचू का क्या किया, अनावरण किया गया। किसने अनावरण किया है, अनवेल्ड बाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या, प्रतिमा का अनावरण किया है। अच्छा, ये लोकेशन कहाँ है इसकी, नॉर्थ मैसिडोनिया में। जो स्कोपजे म्यूजियम है ये किस देश में, नॉर्थ मैसिडोनिया में म्यूजियम है, और इसको म्यूजियमों का शहर भी कहते हैं। मतलब मदर टेरेसा जी का यहाँ जन्म स्थल हुआ था, मैंने आपको पहले बताया। और ये संग्रहालयों का शहर कहा जाता है, किसको, स्कोपजे को। स्कोपजे को संग्रहालय का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक बायलैटरल मीटिंग भी कंडक्ट हुई, बिजनेस फोरम मीटिंग भी इंडिया और नॉर्थ मैसिडोनिया के बीच में कंडक्ट हुई है। और हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का क्या किया, अनावरण भी किया। इन विच ऑफ द यूरोपियन सिटी स्टैच्यू महात्मा रिसेंटली अनवील्ड बाय इंडियन प्रेसिडेंट, किसने किया है, स्कोपजे में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किस यूरोपीय शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, स्कोपजे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी स्कोपजे, स्कोपजे द बर्थ सिटी ऑफ मदर टेरेसा, बात बिल्कुल उचित है। स्कोपजे मदर टेरेसा का जन्म स्थान है, बिल्कुल सही बात है। इट इज फेमसली नोन एज सिटी ऑफ म्यूजियम, ये भी बात सही है, इसे संग्रहालयों का शहर कहते हैं। इंडिया हाई लेवल प्रेसिडेंशियल विजिट टू नॉर्थ मैसिडोनिया इम्पैक्ट डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल टाइज, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी मैसिडोनिया में उच्च स्तरीय यात्रा ने राजनीतिक संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों क्यों मजबूत किया, क्योंकि पहली बात तो अनवील स्टैच्यू महात्मा गांधी की स्टैच्यू अनवील हुई है। जो महात्मा गांधी हमारे देश के महान रत्न है, उनकी स्टैच्यू वहां पर हुई है। दूसरी चीज क्या है कि इससे जो वहां पर मीटिंग वगैरह चली बायलैटरल, इससे हमारे इकोनॉमिक संबंध मजबूत होंगे, डिप्लोमेटिक संबंध मजबूत होंगे। तो इसलिए ए सही, आर से इसका एक्सप्लेनेशन भी। ग्रेविटी 1 कमर्शियल 1 रॉकेट लॉन्च, अभी भी क्या है कि चाइना ने क्या है कि एक ग्रेविटी 1 रॉकेट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, वहां की ओरियन स्पेस एजेंसी ने। ओरियन स्पेस एजेंसी ने एक कमर्शियल रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ग्रेविटी 1। अच्छा, इसकी खासियत यह है कि ये किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च है, ये मैराइन वेसल से, मतलब समुद्री जहाज से लॉन्च हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। समुद्री पोत से इसको लॉन्च किया गया है, ये इसकी खासियत है। और इसके साथ 9 सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं। मतलब इसमें जो है 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें एक सैटेलाइट का नाम क्या है, डोम्पो। क्या नाम है, डोम्पो, ये भी ध्यान रखिएगा। डोम्पो सैटेलाइट भी इससे लॉन्च की गई है। Which private spaceship enterprise successfully launched the Gravity 1 ओरियन स्पेस, किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने ग्रेविटी 1 रॉकेट का प्रक्षेपण किया, ओरियन स्पेस में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेविटी 1, इट वाज लॉन्च फ्रॉम ए लैंड बेस्ड स्पेस पोर्ट इन गोबी डेजर्ट, गलत जवाब। मैंने आपको अभी बताया ना कि इसको कहां पे लॉन्च किया गया है, समुद्र से। इट डिप्लॉयड अ टोटल ऑफ 9 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ड्यूरिंग मिशन, बिल्कुल सही बात है, 9 सैटेलाइट को करेगा ही करेगा।
सी बेस्ड रॉकेट लॉन्चेज ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन ऑर्बिट रिड्यूस ओवर फ्लाइट रिस्क। समुद्री आधारित रॉकेट प्रक्षेपण लचीलापन प्रदान करते हैं, आबादी पर मलबे के जोखिम कम कर। सही बात है। इससे मतलब क्या कह रहा है भाई, देखिए क्या सी बेस होगा, अगर कुछ मलबा वगैरह गिरेगा समुद्र में रहेगा तो आबादी को नुकसान नहीं पहुंचता है। बात बिल्कुल सही है। ग्रेविटी में डिमॉन्स्ट्रेटेड कमर्शियली लॉन्च सी कैपेबिलिटी बाय कैरिंग मल्टीपल पेलोड। ठीक है, मल्टीपल पेलोड ले गया है, सही बात है। डोको सैटेलाइट भी, लेकिन इसीलिए थोड़े समुद्र से लॉन्च किया है, इसलिए सही दोनों है, एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों। रोम डिक्लेरेशन और एआई एंड न्यूक्लियर वेपन। देखिए अभी अभी क्या हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर वेपन पे क्या हुआ है कि एक क्या डिक्लेरेशन हुआ है। अब देखिए रोम पर हुआ है, रोम क्या इटली की राजधानी है, इटली की, तो रोम पे हुआ, इसलिए क्या कहते हैं, रोम डिक्लेरेशन कहते हैं। तो क्यों हुआ है कि देखिए आपको पता है एआई कितना खतरनाक चीज है, इसका थ्रेट वगैरह कितनी खतरनाक चीज है कि नहीं है। तो एआई की वजह से एआई हो जाए, ह्यूमन थ्रेट हो जाए, न्यूक्लियर वेपन से जो नुकसान पहुंच रहा है मानव को, उससे थ्रेट मतलब खतरों को आगाह करने के लिए डिक्लेरेशन हुआ है। अच्छा, ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किसने किया है, जो नोबेल लिटरेट्स है, मतलब जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका ये समूह है, उसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है। इसका टाइटल क्या है, ह्यूमैनिटी एट द थ्रेशोल्ड, मतलब ह्यूमैनिटी एट द थ्रेशोल्ड। देखिए ह्यूमैनिटी होता है मानवता जो है बचनी चाहिए, मानवता नहीं तो कुछ नहीं। की प्रिंसिपल न्यूक्लियर कॉम्पिटिशनर्स को रोकना, मतलब जो परमाणु हथियारों की होड़ मची हुई है इसको रोकना। अकाउंटेबल डेवलपमेंट, मतलब विकास से जवाबदेही होनी चाहिए डेवलपमेंट में, कि विकास ऐसा हो जो विकास ही हो, विनाश ना हो। एआई का विनियमन, मतलब एआई के स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, जवाबदेह शासन बनाया जाए। और जो है मतलब यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मेंट, मतलब अकाउंटेबल लीडरशिप हो गई, और जो परमाणु हथियारों का निरस्त्रीकरण किया जाए। ठीक। व्हाट इज द मेन टाइटल ऑफ द लैंडमार्क रोम डिक्लेरेशन adopted by नोबेल लिटरेट? क्या है, ह्यूमैनिटी एट द थ्रेशोल्ड। नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाए गए ऐतिहासिक रोम घोषणा शीर्षक क्या है, ह्यूमैनिटी एट द थ्रेशोल्ड। Consider the following statement regarding the Rome Declaration. It was adopted by Nobel laureate. इसे नोबेल पुरस्कार द्वारा तैयार और स्वीकार किया गया। यह बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले बताया, जो नोबेल पुरस्कार विजेता उन्होंने बनाया भी है, स्वीकार भी किया है। इट एडवोकेट कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। ये बात बिल्कुल सही है। ये पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करता है कि परमाणु हथियार रहे ही ना और एआई पे स्ट्रिक्ट लगाम लग सके। तो ए से बी से क्या एक्सप्लेनेशन। Unchecked integration of AI with autonomous weapon system present severe global existential risk. स्वायत्त हथियार प्रणाली में एआई का अनियंत्रित एकीकरण गंभीर अस्तित्व खतरे उत्पन्न करता है। बात सही है। अगर एआई अनियंत्रित नहीं रहेगा तो क्या है, जैसे थ्रेट वगैरह तो ग्लोबल रहेंगे ही ना रहेंगे। द रोम डिक्लेरेशन स्टेट रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस अकाउंटेबल एंड एआई रेगुलेशन। इसीलिए क्या है कि रोम डिक्लेरेशन क्या है कि क्या कर रहा है कि रिस्क वगैरह से बचने के लिए बोल रहा है, क्योंकि खतरे हैं, इसलिए रोम डिक्लेरेशन पे बात कर रहा है। तो ए सही, आर से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। इंडियन कॉटन सेक्टर स्नैपशॉट। देखिए अभी भी क्या करते हैं कि भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारत जो है इंडिया विश्व भर में जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की रैंक फर्स्ट है। मतलब जो क्षेत्रफल में प्रोडक्शन होता है कॉटन का, वो क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा है। प्रोडक्शन कंजम्पशन में सेकंड है, मतलब प्रोडक्शन कंजम्पशन सेकंड है, लेकिन जो क्षेत्रफल है भारत इसमें प्रोडक्शन करता है वो सबसे ज्यादा है। अच्छा, आपको पता है कि किसमें होता है, ब्लैक सॉइल में होता है, रेगर सॉइल में होता है। ठीक। टारगेट पॉलिसी क्या है कि कॉटन स्पेयरिंग हमारा टारगेट है ना, जो कॉटन का बजट सरकार ने बजट में कॉटन को क्या किया था, कॉटन का बजट जारी किया था 26-27 से 2031 तक का। और इसमें सरकार ने क्या कहा था कि हम कॉटन की एक इंडिजिनियस ब्रांड बनाएंगे क्वालिटी, और इसका नाम क्या दिया था, कस्तूरी कॉटन। ये भी नाम लिखिएगा कि राष्ट्रीय ब्रांड का नाम क्या है, कस्तूरी कॉटन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अंडर द व्हाट ब्रांड इंडिया प्रीमियम कॉटन ग्लोबली प्रमोटेड, कस्तूरी कॉटन। वैश्विक स्तर पर भारत के प्रीमियम कपास किस ब्रांड से प्रसारित किया जा रहा है, कस्तूरी कॉटन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉटन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया होल्ड्स फर्स्ट रैंक ग्लोबली टोटल एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन। से बात सही है। कपास की खेती में कुल क्षेत्रफल भारत में विश्व प्रथम स्थान पर, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, नहीं, सेकंड रैंक है, आपको मैंने पहले ही बताया। इसका क्या है, पहला शब्द। इंडिया ब्लैक सॉइल इज कंसीडर्ड द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, बिल्कुल सही बात है। काली मिट्टी कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि रिच इन क्ले कंटेंट एंड पॉसेस हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, क्योंकि जल धारण की क्षमता अच्छी है और कपास की आवश्यकता होती है और इस मिट्टी के अंदर होती है, इसलिए ए सही, बी से इसका एक्सप्रेशन। उन्नति एआई 2.0 इनिशिएटिव। देखिए अभी अभी क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी दिल्ली की पार्टनरशिपिंग ने एक उन्नति एआई 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है। देखिए ऐसा नहीं कि ये क्या है सोशल
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, देखिए कोई भी कंपनी जो भारत में होती है तो उसकी एक कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत क्या होती है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके तहत कंपनी क्या करती है, कुछ भलाई के काम करती है, कुछ मतलब कमाई को अच्छे कामों पे लगाती है, जैसे लंगर वगैरह हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इन सब में कंपनी लगाती है। तो उसी के अंतर्गत जो है IIT दिल्ली और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि पार्टनरशिपिंग करके AI इनोवेशन इकोसिस्टम को क्या किया है, डेवलप किया है। कहाँ कहाँ फोकस किया है, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे और क्वालिटी एजुकेशन पे। ये बात ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर, हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन पे क्या किया है, फोकस एरिया किया है। ये बात ध्यान रखिएगा। एडवांस रोबस्ट AI इनोवेशन इकोसिस्टम एक और क्रिटिकल नेशनल सेक्टर, मतलब कि पूरे भारत भर में जो भी आपके नवीन टेक्नोलॉजिकल आएगी AI सेक्टर में, उसको भी क्या किया है, प्रमोट कर रही है। चलिए नेक्स्ट, इसकी टैगलाइन क्या है, प्रोग्रेस थ्रू एडवांसमेंट, मतलब उन्नति से प्रगति, इसकी क्या है, टैगलाइन है। व्हाट इज द ऑफिशियल टैगलाइन फॉर द उन्नति 2.0? उन्नति 2.0 की टैगलाइन क्या है, उन्नति से प्रगति। क्या है, उन्नति 2.0 की मतलब उन्नति AI 2.0 की टैगलाइन क्या है, उन्नति से प्रगति। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उन्नति AI 2.0। इट इज ए ज्वाइंट कोलैबोरेशन बिटवीन IIT बॉम्बे एंड गूगल। गलत जवाब, मैंने आपको बताया ना, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से, IIT दिल्ली से है। इट रेज ए CSR फंड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। हाँ, ये बात सही है कि अधिनियम 2013 के प्रावधानों से CSR निधि का उपयोग करता है। तो दूसरा सही हो गया उसका। उन्नति AI 2.0 एम्स टू एक्सेलरेट टेक इंटरवेंशन इन रूरल हेल्थ केयर एग्रीकल्चर। बात बिल्कुल सही है। उन्नति AI 2.0 जो है उसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव को तेज करना है, इसका एम है। क्यों? क्योंकि CSR इनेबल्स टेक जायंट टू फंड सोशली इंपैक्ट AI इनोवेशन। हाँ, CSR कहता है कि आपको काम पे लगाने हैं पैसे भले नहीं, इसलिए तो कर रहे हैं भैया। तो ये भी दोनों आपका सही हो गया। 1200 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन लोहित नदी। देखिए लोहित नदी पे क्या है कि 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन ये बहुत, देखिए हो तो रहा है, विकास होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे क्या है कि आने वाले समय में क्या होगा कि जो भी एक पक्षी उसकी जो है क्या हो रही है, थ्रेटन हो जाएगा, वो तो हाईली क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और उसको क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंचेगा। देखिए लोहित नदी मेजर ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर लोहित नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि ये इस पे एक बहुत बड़ा पुल बना लोहित नदी पे, भूपेन हजारिका पुल, जिसको ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये क्या कह रहा है कि ये क्या कहते हैं कि मतलब एक सहायक नदी है, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसमें एक पक्षी जिसका नाम क्या है, व्हाइट बेलेड हेरॉन, ये ध्यान रखिएगा। व्हाइट बेलेड हेरॉन नाम का पक्षी बगुले की तरह दिखता है, ये पक्षी बगुले की तरह दिखता है। इसके प्राकृतिक आवास के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मैंने आपको बताया ना कि अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो क्योंकि 6 से 9 ही बजा, आप सोचिए अगर भारत में 6 से 9 बजाए तो सोचिए कितना बड़ा खतरा होगा। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को क्या है, सरकार बोल रही है कि मतलब सरकार तो ला ही रही है, लोग बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, कोई खतरा इससे है। लोहित नदी न्यू फीचर प्रोजेक्ट फॉर 1200 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट मेजर ट्रिब्यूटरी फॉर मिज रिवर ब्रह्मपुत्र। 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के कारण चर्चा में रही लोहित नदी। किस मुख्य नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हेविलियन हेरॉन। इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन इंडिया विद फ्यू सर्वाइविंग इंडिविजुअल। बात बिल्कुल सही है कि ये भारत में 6 से 9 पक्षी जीवित के साथ अति संकटग्रस्त, सही बात है बिल्कुल। तब 1200 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन लोहित नदी प्रोसेस हैबिटेट डिग्रेडेशन थ्रेट टू दिस बर्ड। बिल्कुल सही बात है, जो मेगावाट का जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, इससे संकट उत्पन्न कर रहा है ना, इसलिए तो है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ओपन फेस स्ट्रांग अपोजिशन फ्रॉम मेटल कंजर्वेटिव्स। बिल्कुल सही बात है। पूर्वोत्तर भारत में जल विद्युत परियोजना को अक्सर पर्यावरण के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे डैम बनते हैं, तो ट्रिब्यूट लोहित है, यहाँ लोहित नदी है, ब्रह्मपुत्र है, इन पे कई स्पीसीज वगैरह का नुकसान हो जाता है, मर जाते हैं, हैबिटेट खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो पर्यावरणविद है इनका विरोध करते रहते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, तो ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं। नेशनल इनकम टैक्स एंड टैक्स रिफॉर्म। देखिए अभी अभी क्या है कि 24 जुलाई मतलब यस्टरडे भी सेलिब्रेटेड थी इनकम टैक्स डे, मतलब प्रतिवर्ष 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया 24 जुलाई 1860 को विलियम जेम्स विल्सन द्वारा 24 जुलाई 1860 को पहली बार जो है आयकर लागू किया गया था। इसी वजह से 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी अभी क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि अभी अभी 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट जो है लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2026 से।
और इसने पुराने आईटी एक्ट 1961 को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। इसलिए इस बार का ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखिएगा। 24 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 24 जुलाई को जेम्स विल्सन ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था आईटी इनकम टैक्स मतलब, और सिंपल टैक्स कंप्लायंस काम है इम्प्लीमेंट आयकर के प्रोविजन। देखिए क्यों आया है नया वाला, क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति को आयकर फाइल करने में अकेले बड़ी दिक्कत होती है, कई इसको वकील रखने पड़ते हैं, सीए रखने पड़ते हैं। सरकार इतना सिंपल लेके आई है कि कोई व्यक्ति खुद भी ये सब चीजें फाइल कर सके। Who among the following originally introduced the IT income tax in India in जुलाई 1860? किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन इंडिया ऑन 24 जुलाई 1860। बिल्कुल सही बात है, वो तो है क्वेश्चन ही ना। Consider the following statement regarding income tax day and reform. Income tax day celebrated every year on 24 जुलाई in India. बात सही है। भारत में हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। A new tax framework replacing the IT Act 1961 come enforcement from 1 अगस्त 2026। ये भी बात सही है। नया आयकर अधिनियम 1961 को मतलब रिप्लेस कर दिया है, और नया वाला कब से? 1 अगस्त 2026 से क्या हो गया? लागू हो गया। तो इसका दोनों सही हो गया आपका। तो Government is replacing the Legacy Income Tax Act 1961 with revamped regulation effective from अप्रैल 2026। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सरकार अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 1961 को बदलकर नए सरकार कानून को लागू कर रही है। काहे कर रही है? क्योंकि सरकार का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रीमलाइन इनकम टैक्स प्रोसीजर, प्रोवाइड टैक्स पेयर फ्रेंडली सिंप्लीफाइड कंप्लायंस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो करदाता है उनको अच्छी सुव्यवस्थित प्रक्रिया मिल सके, सरल प्रक्रिया मिल सके, जिससे वो अपने आयकर वगैरह को अच्छे से फाइल कर सके। इसलिए ए सही, बी सही, उसका क्या है? एस्टिमेशन भी कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज से करंट अफेयर्स कंप्लीट किए दोस्तों। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और रिवीजन करते रहिए। पर डे ऑफ करंट अफेयर्स मिलते हैं संडे छोड़कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका फायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में करंट अफेयर्स की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।